अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ डॉक्टर तहमीना नज़ीर। आपको इंट्रोडक्टरी फार्माकोलॉजी में आज मैं थर्ड लेक्चर दूंगी, जिसमें हमने सबसे पहले आपके फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ा। फार्माकोकाइनेटिक्स का जो नेक्स्ट स्टेप है, हमने उसके फिर फेजेस पढ़े। फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन के बाद हमने उसके फेजेस पढ़े। आज के टॉपिक में हम उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक में हमने एब्जॉर्प्शन उसकी डिस्कस की थी। आज हम उसके एब्जॉर्प्शन के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो ये हमारा टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर में, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। साथ हम डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से फैक्टर उस पर इफेक्ट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ये सारी चीज़ हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स के आज के टॉपिक में हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके एब्जॉर्प्शन को करते हैं इफेक्ट। दूसरे नंबर पे हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आपका ये टॉपिक है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन टिश्यूज़ के साथ कैसे बाइंड होती है, इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर जो भी इफेक्ट करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करें। एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस था जिसमें आप जब अपनी मेडिसिन इनटेक करते हैं, चाहे वो कोई भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग हो, तो उस ड्यूरेशन में आपके जब ब्लड सर्कुलेशन तक मेडिसिन जाती है वो एब्जॉर्प्शन आती है। अब जो आज का टॉपिक है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो सर्कुलेशन है ब्लड की, वहाँ से टारगेट सेल तक या टारगेट टिश्यूज़ तक जो आपकी ड्रग मूव करेगी उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, अब जो एब्जॉर्प्शन है उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड भी है, एक्टिव भी है, पैसिव भी है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू भी हो रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो एब्जॉर्प्शन है उसके ऊपर बेसिकली कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं कि आपकी ड्रग किस किस तरह एब्जॉर्ब होगी। तो सबसे पहले इफेक्ट क्या करती है कि ड्रग के ऊपर ड्रग की पीएच क्या है। ठीक है, अगर आपकी ड्रग न्यूट्रल है, उसकी नॉन आयनाइज्ड है, और आपकी ड्रग मतलब न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वो आसानी से आपके सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर जाएगी। ठीक है, मतलब क्या होगा कि इसकी एब्जॉर्प्शन इजी है। फिर बात करते हैं कि अगर आपका जो ड्रग है वो वीक एसिड या वीक बेस हो तो क्या होता है। तो अगर जो एसिडिक ड्रग्स हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगी, और जो बेसिक ड्रग्स हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में आराम से डिज़ोल्व हो जाएंगी। इस टॉपिक में बताया हुआ है इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन। मोस्ट ड्रग आर आइदर वीक एसिड और वीक बेसिस। आपकी ड्रग या वीक एसिड हो सकती हैं या वीक बेसिस हो सकती हैं। अगर आपकी ड्रग वीक एसिड है तो क्या करती है कि वो अपने अंदर से प्रोटॉन रिलीज करती है। अब ये जो प्रोटॉन होगा ये आपके मेम्ब्रेन से पास करेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्या होगा कि ये अगर वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट होके H आइन, जिसको प्रोटॉन, और साथ आइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा। ये कैटाइन है, ये एनाइन बनाएगा। ये क्या करेगा, ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकेगा। इस तरह परमेबिलिटी पॉसिबल है। अब दूसरी बात आती है वीक बेस की। वीक बेस क्या होती है, वो बेस ये क्या करती है, ये प्रोटॉन रिलीज करती है। हाउएवर द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ बेसिक ड्रग इज यूजुअली चार्ज एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन प्रोड्यूस द अनचार्ज बेस। अब जब ये अनचार्ज ये वाला एनाइन प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा कि इसकी हेल्प की वजह से ये अपने जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर सकेगी। अब बात करते हैं आपकी
अगर ब्लड फ्लो आपके जिस जगह पे भी मेडिसिन ने अफेक्ट करना है उधर ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो आपकी मेडिसिन क्या करेगी, ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो सकेगी। ब्लड because blood flow to the intestine is much greater than the flow to stomach। अब आपकी जो इंटेस्टाइन है उसमें ज़्यादा माइक्रोविल्ला हैं तो ज़्यादा वहाँ पे कैपिलरीज हर पार्ट को सप्लाई दे रही हैं। जितनी ज़्यादा कैपिलरीज के थ्रू ब्लड की सर्कुलेशन है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है, आपके जो ब्लड है उसके अंदर आपकी ड्रग उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसी तरह स्टमक की बात करें, स्टमक में इंटेस्टाइन की निस्बत कम ब्लड फ्लो है तो जो स्टमक है उसके अंदर जो कैपिलरीज हैं उसमें इंटेस्टाइन की निस्बत कम ड्रग एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन इज फेवर्ड ओवर दैट फ्रॉम स्टमक। तो इसलिए जो आपकी जाहिर सी बात है जिधर से ज़्यादा जल्दी ड्रग एब्जॉर्ब हो उधर उसी को प्रेफर करेंगे। और एक और बात कि जब कोई शॉक की कंडीशन होती है, सदमा होता है या कोई भी कंडीशन इमरजेंसी की कंडीशन, उसमें क्या होता है कि जो आपकी क्यूटेनियस टिश्यूज़ को आपकी ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। जब वो डिक्रीज़ करेगी तो क्यूटेनियस जो कोई भी हम उसका ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट फॉलो करेंगे तो उसका इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना हमें ऑरली मेडिसिन इनटेक करने का होगा या रेक्टली इनटेक करवाने का होगा। तो जो सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन है ड्रग की शॉक की कंडीशन में क्या होती है, इतनी यूजफुल नहीं रहती वो, क्योंकि उसमें एब्जॉर्प्शन मिनिमाइज हो जाती है। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। अभी मैंने आपको बात की कि इंटेस्टाइन में माइक्रोविल्लाए ज़्यादा हैं, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा ड्रग को चांस मिलेगा, केमिकल्स को चांस मिलेगा कि जो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड के पास जाने का, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होने का। तो इसी तरह जब आपकी जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। विद द सरफेस रिच in brush border containing microvilli, the intestine has surface area about 1000-fold that of stomach, making absorption of drug across the intestine more efficient। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी ज़्यादा ड्रग की एब्जॉर्प्शन आसान है और उतनी ही ज़्यादा उस टाइप की एब्जॉर्प्शन को हम फेवर करेंगे। अब कॉन्टैक्ट टाइम एट द एब्जॉर्प्शन सरफेस, if a drug moves through the GIT tract very quickly। अब इसका जब ड्रग का जितना ज़्यादा टाइम स्पैन आपके स्टमक में या आपकी GIT ट्रैक में ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको टाइम मिलेगा अपनी फुल एब्जॉर्प्शन शो करने का, 100% एब्जॉर्प्शन देने का। तो डायरिया की कंडीशन में क्या होता है कि GIT की मोटिलिटी इंक्रीज कर जाती है। मोटिलिटी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, स्पीडीली आपकी ड्रग क्या होगी, एलिमिनेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग के पास कम चांस होगा अपने आप को 100% बायो अवेलेबल करने का, मतलब उसको अपने अवेलेबिलिटी शो करने का चांस उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए जब जो जितना डिले होगा आपकी ड्रग का उतना ही फेवर्ड होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी पढ़ते हैं लाइंस को। Contact time at the absorption surface, if a drug moves through the GI tract very quickly, as can happen with severe diarrhea, it is not well absorbed. Conversely, anything that delay the transport of drug from the stomach into intestine delay the rate of absorption of drug। तो इसी तरह कोई भी ड्रग जो आपकी क्या नाम है, जो भी ड्रग का टाइम स्पैन और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी तो उस तरह भी आपकी एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट होगा। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब
क्या होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन? क्या चीज़ है कि ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है, आपके जितने भी ऑर्गेनेलीज हो गए, आपके जो सेल्स हैं उसके पास एक स्पेशल टाइप की पी ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते करते इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि ये जितनी ज़्यादा ग्लाइकोप्रोटीन होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा कि आपकी ड्रग के ऊपर इफेक्ट की एब्जॉर्प्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब होने के बजाय उसका उल्टा एक्सपोर्ट कर रही है ड्रग को। तो expression of B glycoprotein is a multi-drug transmembrane transporter protein responsible for transporting various molecules including drug across the cell membrane। तो ये क्या इस B ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या है कि ये आपके ड्रग्स को सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करवाती है। It is expressed throughout the body and its function include, अब ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में इसकी डिफरेंट टाइप की डिफरेंट अमाउंट की कंसंट्रेशन मौजूद है। अब जैसे लीवर में लगा लें तो लीवर में ये क्या करेगी, बाइल के थ्रू एलिमिनेशन करवाएगी ड्रग की, ठीक है। फिर इसी तरह किडनी की बात करें, पंपिंग ड्रग इनटू यूरिन फॉर एक्सक्रीशन के एलिमिनेशन के लिए आपकी जो किडनी है उसको जो ड्रग है उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करवा रहे हैं, ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह प्लेसेंटा में क्या करते हैं कि बेबी तक पहुंचने नहीं देते ड्रग को, इस तरह ये यूजफुल भी हैं। In the intestine, transporting drug into the intestinal lumen and reducing drug absorption into blood। अब इंटेस्टाइन में ये क्या करती है कि ये ल्यूमन में ट्रांसपोर्ट कर देती है आपकी ड्रग को, जिसकी वजह से आपकी जो ब्लड कैपिलरीज तक ये ड्रग पहुंच नहीं पाती और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। इन द ब्रेन कैपिलरीज पंपिंग ड्रग बैक इनटू ब्लड लिमिटिंग ड्रग एक्सेस टू ब्रेन। अब क्या करता है कि ब्लड में ड्रग प्रेजेंट है तो आपके जैसे ब्लड कैपिलरीज ड्रग को लेके ब्रेन तक जाएंगी तो ब्रेन के सेल्स के पास ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है। पी ग्लाइकोप्रोटीन क्या करेगी, ड्रग को एंटर करने की बजाय बाहर वापस उसको भेजेगी। तो इस तरह आपके जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है उसके डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट इफेक्ट हैं। अब बात करते हैं आज के मेन टॉपिक की, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन आपका वो पार्ट है आपके फार्माकोकाइनेटिक्स का। फार्माकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कि आपकी बॉडी आपके ड्रग के जो आपने ड्रग इंटेक की है अपने ट्रीटमेंट के लिए या किसी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए, तो उसके ऊपर आपकी बॉडी का क्या इफेक्ट आता है। तो इफेक्ट क्या है कि जैसे हम कोई भी मेडिसिन इंटेक करते हैं तो वो किस तरह आपके बॉडी से गुजर के जाती है और गुजर के अपने सेलुलर लेवल तक वो जाके किस तरह एक्ट करती है। अब सेलुलर लेवल पे फार्माकोडायनामिक्स स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जितना भी प्रोसेस वो करेगी कवर, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे। फार्माकोकाइनेटिक्स का सेकंड स्टेप है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग आपकी ब्लड से आपके जो टिश्यू लेवल या जो अफेक्टेड एरिया है उस तक किस तरह पहुंच रही है, ये हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज द प्रोसेस बाय विच अ ड्रग रिवर्सिबली leaves the bloodstream and enter the interstitium extracellular fluid and then the cell of the tissue। क्या है कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू आपकी जो ड्रग है वो सर्कुलेट कर रही है आपके ब्लड स्ट्रीम में। तो ब्लड स्ट्रीम से उसने टिश्यू लेवल तक कैसे जाना है, सेल पहले वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएगी, फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फिर सेल के अंदर एंटर होगी, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, आपका ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप डायरेक्ट अगर जैसे हम आईवी इंजेक्शन लेते हैं तो ड्रग क्या है डायरेक्टली आपके उसमें ब्लड स्ट्रीम में आ रही है। मतलब क्या है कि ड्रग को अपना फर्स्ट स्टेप फार्माकोकाइनेटिक्स का फर्स्ट स्टेप कवर ही नहीं करना पड़ा, ड्रग को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर दिया। जो ड्रग ने
माउथ के थ्रू लेते हैं, उसने पूरा जीआईटी क्रॉस करके फिर कहीं जाके कैपिलरीज स्टमक या इंटेस्टाइन में कैपिलरीज से जाके फिर जाके उसने कैपिलरीज में जाना था, कैपिलरीज को क्रॉस करके फिर उसने टिश्यू लेवल तक आना था। अब क्या हो रहा है कि अगर हम आईवी के थ्रू ले रहे हैं मेडिसिन, इंट्रावीनस ले रहे हैं, तो ड्रग को एब्जॉर्प्शन करनी नहीं पड़ रही, एब्जॉर्प्शन की स्टेज पास ही नहीं करनी पड़ी, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा एक स्टेप मिस हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स का, तो ये हमें ज़्यादा फिजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा जल्दी एक्शन ऑफ ड्रग परफॉर्म होगा। तो ये जो नेक्स्ट पैरा है इसमें ये बताया हुआ है कि फॉर अ ड्रग एडमिनिस्ट्रेड आईवी, अगर हम इंट्रावेनस के थ्रू लें कोई ड्रग, व्हेन एब्जॉर्प्शन इज नॉट अफेक्टेड, द इनिशियल फेज दैट इज from immediately after the administration through the rapid fall in concentration represent the distribution phase। अब क्या है, इधर सिंपल बात की है कि आपको एब्जॉर्प्शन फेज से नहीं गुजरना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आप आएंगे, ड्यूरिंग विच आर ड्रग रैपिडली डिसअपियर फ्रॉम द सर्कुलेशन एंड एंटर द टिश्यू, और इसका फर्स्ट स्टेप पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसमें डायरेक्टली ड्रग टिश्यू की तरफ मूव करेगी। The delivery of drug from the plasma to the interstitium primarily depend on the cardiac output। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं कि आपकी जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक, आपका कार्डियक आउटपुट क्या है, दूसरा जिस लेवल पे, जिस एरिया में जाके ड्रग ने अफेक्ट करना है या जिस एरिया से ड्रग की एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके अंदर ब्लड फ्लो कितना है, कितनी कैपिलरीज हैं, कैपिलरी हैं तो क्या परमेबिलिटी लेवल है उस ऑर्गन या उस टिश्यू लेवल की कैपिलरीज का, आया कि वो हर किस्म के ड्रग को अपने अंदर से गुजार रही है, ट्रांसमेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कर रही है, या वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी शो कर रही है। अब इसके अलावा हम देखेंगे द टिश्यू वॉल्यूम, उसका कितना वॉल्यूम है, द डिग्री ऑफ बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा एंड टिश्यू प्रोटीन, के आपकी जो ड्रग है उसकी किस हद तक बाइंडिंग एबिलिटी है कि वो जो आपकी बॉडी के प्लाज्मा और प्रोटीन्स हैं उनके साथ अटैच हो सके। उसके अलावा हम देखेंगे कि ड्रग हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है तो उसका किस तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट आ रहा है, और अगर हाइड्रोफिलिक है तो उसका किस तरह आ रहा है, मतलब हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का इफेक्ट देखेंगे कि किस किस तरह आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करती हैं। नंबर 1 पे कार्डियक आउटपुट, आपका उस जगह पे ब्लड फ्लो कितना है, कैपिलरीज की परमेबिलिटी कितनी है, टिश्यू का वॉल्यूम कितना है, ड्रग की एबिलिटी कितनी है कि वो प्लाज्मा और टिश्यू मेम्ब्रेन तक अटैच हो सके, और उसके ड्रग की खुसूसियत क्या है, क्या ड्रग हाइड्रोफोबिक है या क्या ड्रग हाइड्रोफिलिक है, वो पानी को पसंद करती है, पानी को डिसलाइक करती है। अब सबसे पहले ब्लड फ्लो की बात करें कि जितना ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंक्रीज होगी। अब इसकी हम थोड़ी रीडिंग करते हैं। ब्लड फ्लो, द रेट ऑफ ब्लड फ्लो टू टिश्यू कैपिलरीज वेरीज वाइडली एज ए रिजल्ट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्डियक आउटपुट टू वेरियस ऑर्गन। हर ऑर्गन की डिफरेंट किस्म की, मतलब डिफरेंट लेवल की उसकी ब्लड फ्लो होता है, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। ब्लड फ्लो टू ब्रेन, लिवर, किडनी इज ग्रेटर देन दी स्केलेटल मसल। अब इसी बात कर लें हम ब्रेन की, लिवर की, किडनी की, इनको ब्लड फ्लो ज़्यादा जाता है तो इनकी तरफ जो ड्रग मूव करेंगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसी तरह हम स्केलेटल मसल की बात करें तो उनकी ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी कम स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो ब्लड फ्लो है कम है। अब एडिपोज टिश्यू, स्किन और विजरास की बात करें उनका भी जो ब्लड फ्लो रेट है वो कम है। अब बात करते हैं कैपिलरी परमेबिलिटी की। कैपिलरी परमेबिलिटी इज डिटरमिन्ड बाय कैपिलरी स्ट्रक्चर बाय केमिकल नेचर ऑफ ड्रग। जो कैपिलरी परमेबिलिटी, इससे क्या मतलब है कि जो कैपिलरीज हैं, जो
आपके ब्लड का या जो आपके डिफ्यूजन के प्रोसेस को कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं, जो कैपिलरी है उसकी जो मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कि आया कि वो हर किस्म के मॉलिक्यूल्स को, केमिकल्स को पास कर रही है या सिलेक्टिव है। अब कैपिलरी का स्ट्रक्चर है वो भी हर जो पार्ट है, चाहे वो ब्रेन है, लीवर है, स्प्लीन है, उसके लिहाज से डिफरेंट है। अब अगर ब्रेन की बात करें तो उसका डिफरेंट है और लिवर और स्प्लीन का डिफरेंट है। Capillary structure varies widely in terms of fraction of basement membrane that is exposed by slit junction between the endothelial cells in liver and spleen. A large part of basement membrane is exposed due to large discontinuous capillaries through which large plasma protein can pass. अब इसमें क्या बताया हुआ है कि आपकी जो लिवर और स्प्लीन है ना, उसके जो कैपिलरी की उसका स्ट्रक्चर है, उसकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर वो इस तरह है कि उसकी मेम्ब्रेन में ना कुछ कुछ फासले पे डिसकंटिन्यूएशन है। अब ये जो डिसकंटिन्यूएशन है उसको स्लिट जंक्शन भी बोलते हैं। अब ये जो डिसकंटिन्यूएशन है इसकी वजह से हमें फ़ायदा क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल हैं, उसके साथ अटैच होके भी ये आराम से प्लाज्मा प्रोटीन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है उसके साथ अटैच होके भी ये कैपिलरी को क्रॉस करके टिश्यू लेवल तक जा सकती हैं। अब आगे उसी तरह ब्रेन की बात करें, ब्रेन में कोई स्लिट जंक्शन नहीं होते, उसका जो पूरी कैपिलरी है, कैपिलरी का जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ना, वो जस्ट क्या करता है कि जो क्या नाम है, लिपिड सोलेबल होंगे उसी को पास करने देगा। उसमें कोई स्लिट जंक्शन नहीं होता जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होके आपकी ड्रग पास हो सके उसमें से। अब इसका जो थर्ड फैक्टर है उसमें क्या आता है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके प्लाज्मा प्रोटीन और टिश्यू के साथ कैसे अटैच हो रही है। मैंने अभी बात की ना कि आपकी जितनी भी जो ब्लड फ्लो है, कैपिलरी का जो एक्सचेंज है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट है। अगर लिवर की और स्प्लीन की बात करें उसके अंदर स्लिट जंक्शन होते हैं कि आपकी ड्रग अगर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच भी हो गया तब भी उन लिवर और जो स्प्लीन है या किडनी है उसमें से पास हो सकती है। अगर इसी को हम ब्रेन में बात करें तो ब्रेन में क्या है कि कोई स्लिट जंक्शन नहीं है, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होने वाली ड्रग पास आउट नहीं हो सकेंगी। चलें अब इसको पढ़ते हैं, बाकी समझ आ गई होगी। अभी तक हमने जस्ट ड्रग, पहले हमने एब्जॉर्प्शन के फैक्टर पढ़े हैं, फैक्टर्स के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन अपना फेज स्टार्ट किया है फार्माकोकाइनेटिक्स का। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ब्लड स्ट्रीम से, सर्कुलेशन से टिश्यू लेवल तक आपकी जो ड्रग है वो किस तरह मूव कर रही है। अब उसको मूव करने के लिए जो ड्रग है वो ब्लड के अंदर अटैच होगी किसी न किसी पार्टिकल के साथ अटैच होकर आगे जिस लेवल पे भी उसने जाना है, जिस लेवल पे भी उसने ड्रग को पहुंचाना है, उधर जाके वो किस तरह कैपिलरी और वो जो सेल है, जो टारगेटेड टिश्यू है, उसके दरमियान किस तरह एक्सचेंज होगा। अब सबसे पहले पढ़ते हैं बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन। Reversible binding to plasma protein sequester drug in a non-diffusible form and slows their transfer out of the vascular compartment. Binding is relatively non-selective regarding chemical structure, take place at site on the protein to which endogenous compounds such as bilirubin normally attach. तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि जो नॉन डिफ्यूजेबल आपकी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या करती हैं कि आपके जो आपका जो ड्रग का ट्रांसफ़र है उसको स्लो कर देती हैं। ठीक है, अब बात करें प्लाज्मा, आपके जो ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन मौजूद होता है वो क्या करता है कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होती है, अफिनिटी होती है ड्रग को अपने साथ बाइंड करने की। वही बात आ गई ना कि वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ये क्या करता है ड्रग को जल्दी से अपने साथ बाइंड कर लेता है। अब इसकी मदद से क्या होता है कि ये एक स्टोरेज हाउस के तौर पे एक्ट करता है फिर, क्योंकि इसने सारी ड्रग को अपने साथ अटैच कर लिया।
तो जब अटैच कर लिया तो उसने क्या करना है, फिर जिस भी टारगेटेड साइट है उधर जाके ड्रग को रिलीज करेगा, क्योंकि ये एज ए एक्ट कर रहा है ड्रग रिजर्वायर के तौर पे। अच्छा, प्लाज्मा एल्बुमिन इज द मेजर ड्रग बाइंडिंग protein and may act as a drug reservoir, that is, as the concentration of free drug decrease due to elimination by metabolism or excretion, the bound drug dissociate from protein। जहाँ पे भी ड्रग ने जाके अपना एलिमिनेशन करनी होगी या मेटाबॉलिज्म शो करना होगा या अगले जिस भी पार्ट पे जाके इसने शो करना होगा वहाँ जाके ये ड्रग को रिलीज कर देगा। This maintains the free drug concentration as a constant fraction of the total drug in the plasma। अब इसकी वजह से क्या होगा कि प्लाज्मा के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी ताकि वो आगे मेटाबोलाइज हो सके और एलिमिनेट हो सके। अब बात करते हैं बाइंडिंग टू टिश्यू प्रोटीन। ठीक है, आपकी टिश्यू के अंदर मौजूद प्रोटीन के साथ आपकी जो ड्रग है वो किस तरह अटैच होगी। न्यूमरस ड्रग accumulate in tissues leading to higher concentration of drug in tissues। आपकी जो ड्रग्स हैं, कोई भी आप लेते हैं ड्रग, वो क्या करती है कि यहाँ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रांस मेम्ब्रेन एक्सचेंज करेगी, या वो टिश्यू प्रोटीन के साथ करेगी, तो वो सारी की सारी क्या होगी, टिश्यू के अंदर एंटर हो जाएगी और वहाँ उसकी कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देगी, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर तो ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है और ब्लड होगा जो कैपिलरीज के अंदर होगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ड्रग में अकोमुलेट एज ए रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग टू लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब टिश्यू के अंदर ये प्रोटीन जो ड्रग्स हैं ये या लिपिड के साथ अटैच हो जाएंगी या प्रोटीन के साथ या न्यूक्लिक एसिड का। जिस ड्रग की स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की है, आया कि वो लिपोफिलिक है, लिपिड्स के साथ अटैच होगी, प्रोटीन के साथ होगी या न्यूक्लिक एसिड के साथ। ड्रग में आल्सो बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इन टिश्यू। These tissue reservoir may serve as a major source of drug and prolong its action, on the other hand can cause local drug toxicity। इसका नुकसान ये भी है, ड्रग क्या करती है कि ड्रग जाके टिश्यू के अंदर जमा हो जाती है। अब वहाँ जमा हो गई, इसने क्या कर दिया, ड्रग के जो एक्शन है जो हमें चाहिए, अगर पेन को रिड्यूस करना है, अगर पेन रिडक्शन हमें चाहिए, तो ये क्या करती है, उस जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए पड़ी रहती है, जिसका नुकसान ये भी होता है कि ड्रग के साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ड्रग जल्दी एलिमिनेट नहीं हो रही, ड्रग वहीं पे एब्जॉर्ब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होके वहीं पे अटैच पड़ी हुई है, वो मज़ीद एलिमिनेशन या मेटाबॉलिज्म के लिए आगे प्रोसीड नहीं कर रही, तो इसका फिर टॉक्सिक इफेक्ट आएगा। जैसे कि उन्होंने कहा है कि एक्रोलीन द मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड इज टॉक्सिक टू किडनी बिकॉज इट्स अक्यूमुलेशन इन रीनल सेल। अब हम जब साइक्लोफॉस्फामाइड लें तो ये क्या करती है, ये रीनल सेल के जो मेडिसिन है आपके किडनी के लिए, और वो क्या करती है कि रीनल सेल्स के अंदर जाके अकोमुलेट हो जाती है, और जब अकोमुलेट होती है तो वहाँ क्या टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं हाइड्रोफोबिसिटी की। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पानी से डरना। हाइड्रोफोबिसिटी मतलब क्या हो गया, ऐसी ड्रग जो पानी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी, और जो पानी में एब्जॉर्ब नहीं होंगी इसका क्या मतलब है कि वो लिपिड या फैट में एब्जॉर्ब होंगी तो वो लिपोफिलिक होंगी तो वो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर के टिश्यू की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपना एक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। हाइड्रोफोबिसिटी द केमिकल नेचर ऑफ ड्रग स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इट्स एबिलिटी टू क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक ड्रग readily move across most biological membrane। क्यों हाइड्रोफोबिक कर जाती हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जितने भी हैं वो सारी लिपोफिलिक होती हैं, उसमें लिपोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं,
These drugs can dissolve in lipid membrane and therefore permeate the entire cell surface. The major factor influencing the hydrophobic drug distribution is the blood flow. जितना ज़्यादा blood flow होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी drug की distribution possible है. By contrast, hydrophilic drug does not readily penetrate cell membrane. क्यों नहीं हाइड्रोफिलिक क्यों नहीं कर सकेंगी? क्योंकि स्ट्रक्चर ही लिपोप्रोटीन का बना हुआ है, उसको पानी की जो उसको रिपेल करेगा. हाइड्रोफिलिक ड्रग्स फिर स्लिट जंक्शन के थ्रू, जो हमने पढ़े कि जो किडनी में भी प्रेजेंट होते हैं, जो लिवर स्प्लीन में भी प्रेजेंट होंगे, उन ऐसे टिश्यूज जिसकी मेम्ब्रेन में स्लिट जंक्शन प्रेजेंट हो, उन्हीं के थ्रू आपकी जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं वो मूव कर सकती हैं. अब हम बात करते हैं वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन की. द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन VD से इसको शो करते हैं, कैन बी थॉट ऑफ एज द फ्लूइड वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड टू कंटेन द एंटायर ड्रग इन द बॉडी. ये टोटल बॉडी का वो फ्लूइड है जिसके अंदर आपने जो डोज एडमिनिस्टर की है उसके लिए चाहिए होता है. एट द सेम कंसंट्रेशन मेजर्ड इन प्लाज्मा. It is calculated by dividing the dose that ultimately get into the systemic circulation by plasma concentration at time 0. अब क्या होता है कि आपकी जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको VD बोलते हैं, वो क्या है कि आपका जितने बॉडी में ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है वो डिवाइडेड बाय आपकी प्लाज्मा के अंदर जो कंसंट्रेशन थी जब आपने ड्रग को एडमिनिस्टर किया, उस दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है. ये एक फार्माकोलॉजिकल टर्म है, आपको जैसे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन इनटू वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी. अब जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर के कंपार्टमेंट्स में या प्लाज्मा के कंपार्टमेंट में कैसे कैसे हो रही है. वंस अ ड्रग एंटर द बॉडी फ्रॉम वट एवर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इट हैज़ पोटेंशियल टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू एनी वन ऑफ द 3 फंक्शनली डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट ऑफ द बॉडी वाटर और टू बिकम sequestered इन अ सेलुलर साइट. अच्छा, आपकी जो ड्रग है जब भी लिया आपने तो उसका क्या है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी भी आपके वाटर कंपार्टमेंट में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या किसी भी सेल लेवल पे, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि टिश्यू लेवल जो टिश्यू के साथ बाइंड कर जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है. तो इस तरह कुछ ड्रग्स आपके वाटर कंपार्टमेंट्स के साथ भी बाइंड कर सकती हैं. अब प्लाज्मा कंपार्टमेंट की बात करें, इफ अ ड्रग हैज़ वेरी लार्ज molecular weight or bind extensively to plasma protein, it is too large to move out through the endothelial slit junction of the capillary and thus it effectively trapped within the plasma compartment. अब क्या होता है कि आपकी फर्ज करें कि वो जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्लाज्मा के साथ प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग अटैच हो जाती है और अटैच होके फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए निकलती है ब्लड स्ट्रीम में. ब्लड स्ट्रीम के अंदर जिस भी लेवल पे वो जाके टिश्यू लेवल पे जाके वो प्रोवाइड करेगी आपके टिश्यू जंक्शंस तक, आपके जिस भी टिश्यू लेवल तक जाएगी. अगर उसके टिश्यू लेवल पे जो स्लिट जंक्शन है वो उसके साइज से कम होंगे, जो आपकी जो ड्रग जिस प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच हो गया उसने एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना दिया ना, बड़ा सा एक क्लोट बना दिया उसके साथ. वो क्लोट अगर उस मेम्ब्रेन से जहाँ से उसने पास करके टिश्यू में जाना है, अगर उसमें से गुजर ही ना सके, उसका दरवाज़ा ही छोटा हो, मतलब स्लिट जंक्शन ही छोटा हो, तो क्या होगा, आपकी ड्रग आप टिश्यू लेवल तक जा ही नहीं सकेगी, वो रहेगी ब्लड में. तो वो ब्लड में रहेगी तो वो क्या होगा कि वो उसके प्लाज्मा कंपार्टमेंट का ही हिस्सा बनी रहेगी. अब बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की. अगर आपकी ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट की है या हाइड्रोफिलिक है, ठीक है,
पहले हमने पढ़ा अगर ड्रग ने जाके प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बड़ा एक गोला बना दिया, बड़ा एक क्लोट बना दिया और वो बेचारी गुजर ही नहीं सकी कैपिलरीज के अंदर से, कैपिलरीज को क्रॉस करके टिश्यू लेवल तक जा ही नहीं सकी, तो वो उसी का हिस्सा बन जाती है प्लाज्मा का। अगर हम बात करें कि आपकी ड्रग जो ली है आपने वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ब्लड में चलेगी, ब्लड से अब उसने टिश्यू लेवल पे जाना है, अब उसका जो ड्रग थी उसका थोड़ा वेट था, हाइड्रोफिलिक थी, मतलब पानी में वो अब्जॉर्ब हो सकती थी, तो क्या होगा कि वो स्लिट जंक्शन से पास कर जाएगी, क्योंकि साइज छोटा था, गेट बड़ा था, वो आराम से पास कर जाएगी। अब जब वो पास करेगी तो वो टिश्यू से पहले जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसका पार्ट बन जाएगी। तो क्या होगा कि वो जब उस फ्लूइड का पार्ट बन जाएगी तो वो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का हिस्सा रहेगी। अब बात करते हैं टोटल बॉडी वाटर की। अब क्या होता है कि अगर आपकी ड्रग लो मॉलिक्यूलर वेट की है और हाइड्रोफोबिक है, पहले हमने हाइड्रोफिलिक की बात की, तो वो जो सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसकी बात की, उसी के अंदर रह जाती है, हाइड्रोफिलिक होती है। अब जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या करती है, वो आपका इंटरस्टिशियम को क्रॉस करती है, स्लिट जंक्शन को क्रॉस करती है, फिर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चली जाती है। अब ये जब सेल के अंदर जाएगी तो उसका पार्ट बन जाएगी और वहाँ फिर जाके मेटाबोलाइज होगी, जो भी प्रोसेस होगा मेटाबॉलिज्म का, एलिमिनेशन का, तो उसका पार्ट बन जाएगी। अब हम बात करते हैं अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अ ड्रग रेयरली एसोसिएट एक्सक्लूसिवली विद ओनली वन ऑफ द वाटर कंपार्टमेंट। लाजमी नहीं है कि ड्रग सिर्फ एक कंपार्टमेंट में जाके एब्जॉर्ब हो, ये किसी भी कंपार्टमेंट में एट अ टाइम सारे कंपार्टमेंट्स को भी में जाके भी ट्रैप हो सकती है। जैसे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, लिपिड कंपार्टमेंट हो गया, मतलब लिपिड में जाके सोलेबल हो जाए, प्रोटीन में जाके हो जाए, न्यूक्लिक एसिड में, जैसी ड्रग की एफिनिटी हो उस लिहाज से जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। तो therefore the volume into which drug distribute is called apparent volume of distribution। जिस लेवल पे जाके जितनी ड्रग ने डिस्ट्रीब्यूशन दी उस लेवल को क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे ड्रग की डोज को डिटरमिन करने में बड़ा हेल्पफुल है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो इसका पहले भी हमने फार्मूला पढ़ा कि जितनी हमने डोज दी है उतना उसको हम डिवाइड करते हैं उस ड्रग की कंसंट्रेशन के साथ जिस टाइम हमने इंजेक्ट किया, तो वो होती है आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद पढ़ते हैं आपके ये सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल करेंगी जो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो नेक्स्ट स्टेप है एलिमिनेशन का, उसको समझने में। अब ये जो हाफ लाइफ है वो क्या होती है, वो टाइम होता है जिसमें आपकी जो ड्रग वो 50% तक डिसोसिएट हो जाए। अब आपकी जो ड्रग की डिसोसिएशन है उस पे आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट आ रहा है। A large volume distribution has an important influence on half-life of drug because drug elimination depends upon the amount of drug delivered to the liver and kidney। जितनी ज़्यादा हाफ लाइफ आपकी क्या नाम है आपकी ड्रग जो एलिमिनेशन है वो टोटली डिपेंड करती है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग पे, चाहे वो लिवर को सप्लाई हो चाहे वो किडनी को सप्लाई हो। Delivery of drug to the organ elimination depend not only on blood flow but also on fraction of drug in plasma। ये लाजमी नहीं है कि आपकी जितनी भी ड्रग एलिमिनेशन है उसी पर डिपेंड करे कि ब्लड में कितना आपका ड्रग का वो केमिकल मौजूद था, बल्कि ये प्लाज्मा पे भी करेगी क्योंकि प्लाज्मा में भी तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। If the volume of distribution for drug is large, most of drug is in the extraplasmic space and is unavailable to excretory system। अब हमने क्या पढ़ा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी ड्रग किसी भी लेवल पे या प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा
जो लिपिड हैं टिश्यू सेल के अंदर जाके लिपिड किसी भी जगह स्टोर हो जाएगी। अब ये जो स्टोरेज है जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगी, उसको वहाँ से मूव करने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, ड्रग को अपने उस पार्ट से मूव करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको एलिमिनेट होने में। अब अगर ड्रग एक जगह पे किसी टिश्यू लेवल या सेल लेवल पे पड़ी रहेगी तो क्या होगा, उधर जाके टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। देयरफॉर एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैन लीड टू एन इंक्रीज इन हाफ लाइफ एंड एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। अब जितनी ज़्यादा आपकी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा ड्रग की क्या होगी, हाफ लाइफ होगी, क्योंकि उतना ही आपकी जो ड्रग की डिसोसिएशन है वो प्रोलॉन्ग कर जाएगी, आपका ड्रग जो एक्शन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, और फिर इसका क्या इफेक्ट होता है, ओवरऑल आपकी बॉडी की एलिमिनेशन पे इफेक्ट आता है। अब ये जो दो चीज़ें वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है आपको एलिमिनेशन को समझने में हेल्पफुल करेंगी। अभी अगर आपको ये समझ नहीं आई, चीज़ मुश्किल लगी है, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ये जो दो पॉइंट थे वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के और ड्रग की हाफ लाइफ के, ये किस तरह हमारी जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स है एलिमिनेशन का, उस पर किस तरह इफेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आपको अब मैं दोबारा बताती हूँ कि हमने आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले फैक्टर पढ़े, फैक्टर के बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखी। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा कि किस तरह आपकी जो कैपिलरीज हैं, आपके जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन के साथ बाइंडिंग किस तरह आपकी डिस्ट्रीब्यूशन पे इफेक्ट करती है। अब होती किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने वो भी आपको हर लेवल पे बता दिया। अगर आपको नहीं समझ आया, कोई क्वेरी हो, मुझे पता है ये थोड़ा आप लोगों के लिए मुश्किल लेक्चर होगा, आप इसको पहले खुद पढ़ें। आप बुक जो लिपन कोट है उसके चैप्टर में से ही मैंने इसको लिया। आपको मुश्किल लगे आप उसको एक दफ़ा पढ़ें बुक से, आपको और इस लेक्चर को सुने, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।